द चैनल दोस्तों। और उदयपुर टाइम्स के लीगल टॉक्स में आज फिर हम लोग आपको लेकर आए हैं एक अहम मुद्दे पर डिस्कशन के लिए। और आज का टॉपिक है एट्रोसिटीज ऑन दी मैरिड वुमेन एंड देयर रेमेडीज एज वेल। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं सर के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी और उसकी क्या रेमेडीज हैं। Thank you, Sohail. Thank you, everybody, for giving me a very good feedback. See, today's topic is very important as such for the society and for a lot of married women, those who are suffering across. देखिए, बहुत क्राइम होता आया है वुमेन के अगेंस्ट में। बहुत सारे लोग इग्नोरेंट हैं कि क्या क्या उनके पास राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आईपीसी के जो ऑफेंसेस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर मैरिड वुमेन एज ऑफ नाउ। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, आईपीसी के ऑफेंस में जो होता है, शादी होने के बाद डावरी होता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, फिजिकल हैरेसमेंट जो होते हैं वो सेक्शन 498A के अंदर होते हैं, मुकदमा उसके अंदर दर्ज होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि शादी में जब जो सामान दिया जाता है जिसको दहेज बोलते हैं, वो आप इंटरेस्टमेंट कर देते हैं, ससुराल वालों को दिया जाता है दहेज के अंदर। फिर मान लीजिए अगर मैरिज में डिफरेंसेस आ गए हैं और अगर वो इंटरेस्टमेंट के बाद वो वापस स्त्री धन नहीं देते हैं, विच इज़ बेसिकली वंस यू इंटरेस्ट द प्रॉपर्टी एंड इफ दे आर रिफ्यूजिंग टू गिव द प्रॉपर्टी देन द मैटर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 406। तो 498A 406 अमूमन रूटीन में जो अपन एफआईआर देखते हैं उसमें होता है। इसके अलावा एक 494 का ऑफेंस भी होता है जहाँ पे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं साथ में और उनका हस्बैंड ने मान लीजिए डिवोर्स नहीं दिया और अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें 494 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है और 7 साल की सजा है उसके अंदर। इसके अलावा 304B जो कि बेसिकली किसी भी लेडी की शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से अगर डेथ हो जाती है तो दैट ऑफेंस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस। इसमें LI का प्रोविज़न है। इसके अलावा 306 जो होता है जिसको बोलता है अबेटमेंट फॉर सुसाइड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो होती हैं घर में बहुत घबरा जाती है ससुराल वालों से, अपने हस्बैंड से, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस एंड दे कमिट सुसाइड। सो इफ देयर इज एनी अननेचुरल डेथ अगेन बाय अ लेडी एंड इफ देयर इज एविडेंस, अ केस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 306। तो ये तो हो गए ऑफेंसेस जनरली जो होते हैं, ये 5 ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा आता है रेमेडी। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो रेमेडी आती है वो आती है मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 125 ऑफ CRPC यू कैन फाइल for the maintenance and the court will give you a relief in that. इसके अलावा 125 में अगर मान लीजिए कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी सेक्शन 125 में they can file and they will get the relief from the court. तो ये तो हो गया हमारा IPC and CRPC। इसके अलावा हमारे पास और भी एक्ट्स हैं। तो ये तो आपने बताया अभी IPC और CRPC की धाराओं के बारे में कि क्या ऑप्शंस और अवेलेबल हैं महिलाओं के लिए। अगर हम कुछ स्पेशल एक्ट्स या स्पेसिफिक एक्ट्स की बात करें तो क्या स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं इसके लिए? हम लोग सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात करते हैं। अमूमन हम रोज़ देखते हैं कि साहब डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दावे जो हैं सेक्शन 9 एंड सेक्शन 13। 9 इज़ बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मान लीजिए कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया, डेजर्टेशन कर लिया उसने, तो वाइफ के पास शी हैज़ द रेमेडी टू फाइल सूट अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कि साहब मेरे साथ आके रही है, मुझे मेंटेनेंस दीजिए। एक ये है। फिर सेक्शन 13 जो कि डिवोर्स, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग टॉपिक बट हम सेक्शन 13 में बात कर रहे हैं कि जहाँ इफ द हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव फाइल्ड अ सूट फॉर डिवोर्स देन दैट इज़ द रेमेडी अवेलेबल। नाउ समटाइम्स if the wife family is not so financially well off, if she needs a maintenance, so under section 24 they can put an application जहाँ वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारे दावे चल रहे हैं सेक्शन 9 या सेक्शन 13 के अंदर, तो मुझे मेंटेनेंस दिलाई जावे। तो चॉइस के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आप मुझे मेंटेनेंस दिलाएं, आप मुझे बच्चे की कस्टडी दिलाएं जो कि सेक्शन 26 के तहत आती है। तो ये रेमेडीज अवेलेबल। इसके अलावा एक सेक्शन 25 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कोर्ट ये फैसला पास कर सकती है कि एक परमानेंट दे कैन गिव रिलीफ लाइक दे गिव वन टाइम एलिमनी or probably broken that alimony over the months and periods. तो सेक्शन 24, 25, 26 जो है ये रेमेडीज़ हैं और सेक्शन 9 एंड 13 के अंदर आप जो है दावा कर सकते हैं। ये तो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट का।
इसके अलावा जो एक और एक्ट है विच इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2005. This is a very important act. See what happens when there is a violence against a woman. You can file application under section 12 to have various reliefs. There are multiple reliefs in form of compensation, in form of custody of the children, in the form of protection of the woman. So these are various benefits which will fall from section 18 till section 22, including residence also. Now, what can be done is basically you can file an application under section 23, where you have already filed application under section 12, and it says that you can basically ask for a relief. The court will give you interim relief, not a permanent relief in these matters. कि मान लीजिए आपका बच्चा है जो हस्बैंड लेके चला गया और आपको बच्चा चाहिए, तो फिर आप स्पेसिफिक रिलीफ मांगें और कोर्ट सेक्शन 23 में दे सकती है. प्रोटेक्शन चाहिए तो कोर्ट दे सकती है उसके अंदर. तो जो वेरियस सेक्शन 18 से लेकर 22 तक के अंदर जो रिलीफ्स दिए हुए हैं वो आप सेक्शन 23 में कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करता है लेडीज़ को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, जिसके अंदर दे कैन टेक लॉट ऑफ हेल्प. इसके अलावा हमारे पास जो चौथा एक्ट है दैट इज़ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. इसके अंदर सेक्शन 18 जो है उसके अंदर जो वाइफ है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सेक्शन 19, जो कि मैरिड विडोज़ हैं, जो कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो अपने फादर इन लॉ से या जो भी उस फैमिली में मेल हैं जहाँ पे उसकी शादी हुई है वहाँ से शी कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस. सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल टू मैरिड वुमेन. आई होप कि रेमेडी किसी को लेनी नहीं पड़े, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो these are open options for all you. One thing which I always thought कि we should clarify what is IPC, which I've been using quite regularly, CRPC and evidence. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इंडियन लॉ सिस्टम है उसके अंदर ये तीन जो क्रिमिनल जो हैं उसके अंदर क्रिमिनल लॉज के अंदर IPC इंडियन पिनल कोड, जिसके अंदर सारी जो क्राइम्स होते हैं वो डिफाइंड हैं और जो उनके पनिशमेंट्स हैं वो IPC में डिफाइंड है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो है उस जो क्राइम हुआ है उसको कैसे ट्रायल रन की जाएगी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर लेड डाउन टू स्टार्ट द ट्रायल एंड टू फिनिश द ट्रायल, दैट इज़ इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. एंड thirdly is एविडेंस एक्ट, विच इज़ बेसिकली हाउ द एविडेंस विल बी लेड इन द केस. क्या एविडेंसेस इकट्ठे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैसे गवाह आएगा, कैसे एविडेंस होगा, वो है. ओपन ऑप्शंस फॉर ऑल यू. थैंक यू.